हाँ जी, चलिए क्या हाल-चाल है भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। अडा 24/7 के एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है, सभी ठीक-ठाक हैं, कुशल-मंगल हैं? चलिए, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है? शिखा सिंह कह रही हैं, एक रिक्वेस्ट थी आपसे प्लीज़ बताएँ मैम, प्लीज़ बताएँ। तत्काल बताएँ कौन-सी समस्या है, जिस समस्या ने आपको घेरे रखा है, तब तक मैं थोड़ी चाय की चुस्की भी ले लेता हूँ। हाँ जी। तो हम धीरे-धीरे करके 6:30 बजे रीज़निंग की क्लास है, 6:30 रीज़निंग की क्लास। ये तो बहुत मुश्किल है। बाबा ये माइक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। इसकी करिए। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं फिर 6:30 तक आप पढ़ा देते तो फिर छोटा छुट्टी कर देते ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलो मालिक। हाँ जी, चलो वो थोड़ी सी क्या है कि सर को बुलाया था मैंने, वो जो आपकी माइक की प्रॉब्लम थी, तो उसको कह रहे हैं सर कि 10 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा, कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं। स्टार्ट करेंगे चलिए। आप अच्छे से जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट किए हैं और ज्योग्राफी में काफ़ी बेहतर-बेहतर चीज़ें मैं आपको पढ़ाता चला रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा माइक को अपने आगे रख लेता हूँ, है ना महोदय? ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एक्चुअली ये वाला माइक है ना, टेबल कॉन्फ्रेंस वाला माइक, तो इससे काम चलाना पड़ रहा है। मुझे लगता है अब थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा ना? चलो। तो हम लोग ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता चला रहा हूँ। जैसे इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक ज्वालामुखी टॉपिक आपको पढ़ा दिया। इससे एक सवाल निश्चित तौर पे आपके पेपर में आएगा। इससे पहले मैंने आपको भूकंप टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। इससे पहले मैं आपको महाद्वीपों के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया हूँ। इससे आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। अब और ऐसे ही टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एससीईआरटी में भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और जो बीपीएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम जो है ध्यान रख लीजिएगा, आज जो हमारा नया टॉपिक है, जिस नए टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो क्या भैया टॉपिक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। एक सवाल डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, याद रख लीजिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा भैया? एक सवाल निश्चित तौर पे डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा ही आएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। कि सर कितनी और टॉपिक बाकी? टॉपिक तो बहुत सारे देखिए ज्योग्राफी में, सब आपको कराएंगे धीरे धीरे। सबसे पहली पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, अगर हम ये बात करें भैया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वमान्य जानकारी, सर्वमान्य जानकारी भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर की गई है, के आधार पर की गई है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वमान्य जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है,
तो भूकंप विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी के आधार पर जो प्राप्त हमारे पास जो साक्ष्य हैं, हमारे पास जो एविडेंस हैं, तो एविडेंस जो हमको प्राप्त हुए बाई सीस्मोलॉजी के आधार पे जो एविडेंस है उसके आधार पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात ध्यान रख लीजिएगा, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वैज्ञानिक ग्रांट। क्या नाम था? तो वैज्ञानिक ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, वैज्ञानिक ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भैया? 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा। तो वैज्ञानिक ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा भैया? तो इसने 3 भागों में बांटा। इसने कहा जो पहली परत है उस परत का नाम है क्रस्ट परत। क्या नाम है भैया? क्रस्ट। दूसरी परत का नाम इसने बताया कि दूसरी परत का नाम है मेंटल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रावार। और तीसरी परत को इंग्लिश में कहते हैं कोर, हिंदी में कहते हैं अंतरतम। क्या कहते हैं? अंतरतम। तो वैज्ञानिक ग्रांट ने कहा कि साहब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है वो भूकंप विज्ञान अर्थात सीस्मोलॉजी से प्राप्त हुई है। और भूकंप में हमने कल आपको बताया था भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो जब भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि पृथ्वी के इन 3 भागों में जब भूकंप की तरंगों को अंदर ऐसे छोड़ करके उन पर प्रयोग किया गया तो पता चला कि उनकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? उनकी गति में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। तो उसके आधार पर हमने इन 3 भागों को 3 और उपमंडलों में बांट दिया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भैया कि भूकंपीय तरंगों की गति में, भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 मंडलों को 3 उपमंडलों में बांटा गया है। 3 उपमंडलों में बांटा गया है। 3 उपमंडलों में बांटा गया है, याद रख लीजिएगा। किसमें बांटा गया है? 3 जो मंडल हैं इनको 3 उपमंडलों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया इसको मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं। क्रस्ट को बांट दिया गया है ऊपरी क्रस्ट में, इंग्लिश में बोलेंगे अपर क्रस्ट। क्रस्ट को बांट दिया गया निचली क्रस्ट में, इंग्लिश में बोलेंगे लोअर क्रस्ट भैया, लोअर क्रस्ट। प्रावार को बोलेंगे अपर प्रावार, या इसको बोलेंगे हम ऊपरी मेंटल, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं ऐसे ही, ऊपरी मेंटल या ऊपरी प्रावार। और इसको भी हमने बांट देंगे निचली मेंटल या निचली प्रावार या प्रवार। ठीक है। अंतरतम की बोल देंगे, एक तो बोल देंगे बाह्य अंतरतम या बाह्य कोर, और एक इसको बोल देंगे अंतरतम कोर, इंटरनल कोर, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। वैज्ञानिक ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है, जबकि भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 भागों को 3 उपमंडलों में भी बांटा गया है। क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, प्रावार को ऊपरी प्रावार, निचली प्रावार, अंतरतम को बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम में बांटा गया है। तो इसको नोट करेंगे फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से जल्दी से। मैं एक बार आपकी ब्राइटनेस वगैरह देख देता हूँ इसमें। आजा भाई, ऐसे आता है ना, हाँ क्यों नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। साफ दिख रहा है ना आपको? नहीं, सियाल सीमा नहीं पाया जाता, सब बताएंगे भैया, सब बताएंगे। नुसरत परवीन कहें सर आप क्या लिखें समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है जी, ये तो बहुत शानदार बात है। ठीक है, चलिए सर आप बोल कर लिखा दीजिए। जब मैं बोल करके लिखाता हूं तो सर लिख करके पढ़ा दीजिए।
मतलब जब मैं लिख रहा हूं साथ के साथ बोल रहा हूं तो भी आपकी समझ में नहीं आया? नोट कर लो भाई जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है सर, पीपीटी से पढ़ाइए, बहुत बढ़िया मनीष आनंद जी। मतलब सब लोग भाई अपना अपना बोलते हैं। पिछली बार जब शुरुआत में पीपीटी से पढ़ा रहा था तो सर पीपीटी से मत पढ़ाइए। चलिए भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जबकि मैं ऐसे ही सारे बैचों में पढ़ाता हूँ और बच्चे खूब बढ़िया प्रश्न होते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है भैया आपको, समझने की कोशिश करिएगा। तो टॉपिक क्या है भैया? हमारा टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम बात करेंगे तो हमने बोला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वमान्य जानकारी भूकंप विज्ञान से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर की गई है। भूकंप विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी के आधार पर की गई है। पहली लाइन आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे अच्छी जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? ज्वालामुखी से, भूकंप विज्ञान से, या किसी और स्रोत से? तो आपको उत्तर क्या लगा देना है? सीस्मोलॉजी उत्तर लगा देना है कि सर हमको भूकंप विज्ञान से सही जानकारी मिलती है। दूसरी बात है, वैज्ञानिक ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा उन्होंने? तो वैज्ञानिक ग्रांट ने उसको 3 भागों में बांटा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भैया, उसको जो है और 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा? नंबर 1 क्रस्ट में बांट दिया, नंबर 2 मेंटल में बांट दिया, नंबर 3 किस में बांट दिया भैया? तो नंबर 3 इसको बांट दिया कोर में। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 मंडलों को 3 उपमंडलों में बांटा गया है। अब 3 उपमंडल कैसे? जो क्रस्ट है उसको ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट लिख लीजिए। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट लिख लीजिए यहाँ पे, समझ रहे हैं भैया? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे इस प्रावार को लिख लीजिए ऊपरी प्रावार और निचली प्रावार। ऊपरी प्रावार और निचली प्रावार। अंतरतम को बांटा गया बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर, समझ रहे हैं? चलिए क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? नोट कर लिया आपने यहां तक? चलिए अब क्या हुआ कि जैसे अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है, याद रख लीजिएगा, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में आपसे अगर कोई पूछ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्रस्ट मेंटल कोर के बाद अब ध्यान रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाए, दूसरी बार लिख लीजिएगा कि रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन वैज्ञानिक स्वेस ने किया। वैज्ञानिक स्वेस ने किया। किसने किया भैया? तो वैज्ञानिक स्वेस ने किया। किसने किया भैया? तो वैज्ञानिक स्वेस ने किया, याद रख लीजिएगा। तो ये जो वैज्ञानिक स्वेस हैं, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किसके आधार पर किया है? रासायनिक संरचना के आधार पर किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर है ना, केमिकल स्ट्रक्चर और साइंटिस्ट स्वेस डिवाइडेड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।
अब कैसे इसको 3 भागों में बांटा है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे जो विभाजन किया था, यहाँ पे जो विभाजन किया था, वो विभाजन किया था वैज्ञानिक ग्रांट ने। किसने? वैज्ञानिक ग्रांट ने। तो वैज्ञानिक ग्रांट ने किया था भैया क्या कि साहब एक तो हो जाएगा क्रस्ट, एक दूसरा हो जाएगा मेंटल, क्या हो जाएगा मेंटल, एक तीसरा हो जाएगा कोर। क्या हो जाएगा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। थोड़ा क्वालिटी देखिए गड़बड़ कर रहा है पेड़ में भी, यहाँ भी लाइव में दिक्कत आ रही है बच्चों को देखने में। ठीक है भैया, तो वैज्ञानिक ग्रांट ने क्रस्ट, मेंटल और कोर, व्हाइटनेस से ज्यादा सी लग रही है, ब्राइटनेस ज्यादा, हाँ शायद। भाई क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, देखो यहाँ भी देखो बहुत वाइट वाइट दिख रहा है। ठीक है, हाँ कम करो, ठीक है बिल्कुल कम, बहुत कम हो जाएगी इसको। ठीक है, वहां से कुछ किया क्या? ठीक है भाई, जरा बताना। चलो, है ना, थोड़ा सा परफेक्ट है अब। ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो मामला है, ये मामला किसका है? तो ये मामला है वैज्ञानिक ग्रांट का। कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं अपने मोबाइल में भी देख रहा हूँ आपकी वीडियो को, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ रख दे रहा हूँ मोबाइल को, समय समय पे देखता रहूंगा। लेकिन वैज्ञानिक स्वेस ने इसको बांट दिया। तो वैज्ञानिक स्वेस ने इसको बांट दिया सियाल परत में। किसमें भैया? सियाल परत में। दूसरा बांट दिया सीमा परत में। तीसरा इसको बांट दिया नीफे परत में। यानी कि याद रख लीजिएगा कि जो क्रस्ट है, जो जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट को वैज्ञानिक स्वेस ने कहा सियाल परत। जो मेंटल है, जो मेंटल है, उसको वैज्ञानिक स्वेस ने क्या कहा? सीमा परत कहा। और जो कोर है उसको क्या कहा भैया? उसको नीफे कहा। अब इसका मतलब क्या, ऐसा क्यों कहा? सियाल का अर्थ होता है, एसआई का अर्थ होता है सिलिका। एसआई का अर्थ क्या होता है? सिलिका। ए एल का अर्थ क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, याद से समझना। एम ए का अर्थ क्या होता है? मैग्नीशियम। एम ए का अर्थ क्या होता है भैया? मैग्नीशियम। एन आई का अर्थ क्या होता है भैया? निकिल। क्या होता है? निकिल। एफ ई का अर्थ क्या होता है भैया? फेरम, यानी इसको कहेंगे लोहा। फेरम लोहे का वैज्ञानिक नाम होता है, वैसे इसका संकेत एफ ई होता है, इंग्लिश में बेशक आयरन बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था किसके आधार पर? हमने कहा कि भैया ये रासायनिक संरचना के आधार पर विभाजन किया गया। किसके आधार पर विभाजन किया गया? रासायनिक संरचना के आधार पर। यानी ठीक है ना, किसके आधार पर विभाजन किया गया है? रासायनिक संरचना के आधार पर। क्लियर दिख रहा है ना सबको? अब तो अब कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तो भाई एकदम से क्लियर है। ठीक है, यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए अब तो ये कैसे ध्यान रख लीजिएगा। जैसे अब यहाँ एक चित्र बना ले हम, यहाँ पे ये हमने बना लिया भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये ऊपर यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे ये जीव जंतु हैं। यानी कि ये ऊपर क्या है हमारा? ऊपर है हमारा स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। अब याद रख लीजिएगा, तो स्थल मंडल में इन्होंने कहा कि 0 से 30 किलोमीटर तक का हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाएगा। 30 से जो 2900 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो मेंटल कहलाएगा। और जो पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर तक का जो मामला यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा भैया? कोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। समझना ध्यान से। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? क्रस्ट। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? मेंटल। और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कोर। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। लास्ट में क्या लिखे हैं सर?
कौन से में लास्ट में क्या लिखे हैं? इतना भी राइटिंग खराब नहीं है यार रजिया, कि तुम्हारा ये भी समझ में ना, एक Fe का मतलब लोहा, Ni का मतलब निकेल, Ma का मतलब मैग्नीशियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Si का मतलब सिलिका। यह भी समझ नहीं आ रहा है, बताना जरा। चलिए करते रहिए कमेंट। अब क्रस्ट, मेंटल और कोर याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये इसके हिसाब से विभाजन है। अब आपको लंबाई देखनी, क्रस्ट कहां से? 0 से 30 किलोमीटर तक, मेंटल 30 से 2900 किलोमीटर तक, कोर 2900 से 6331 किलोमीटर। अब ये तो वैज्ञानिक ग्रांट ने विभाजन किया था, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी तो बताया था कि भूकंपीय तरंगों की गति के अंतर के आधार पर इसको कई भागों में बांटा है। बोलो हाँ कि ना? अगर इसको उनमें कई भागों में इसको बांटा गया है, थोड़ा सा तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे उसको बांटा गया। इसको थोड़ा सा क्लीन सा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाओगे ना। कुछ चीजों को एक्स्ट्रा हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब शायद साफ देखेंगे ना थोड़ा आपको, है ना? तो अब हमने यहाँ पे क्या बताया था भैया, कि 3 उपमंडलों में और इसको बांटा गया है। अब कैसे इसको 3 उपमंडलों में और बांटा गया, ध्यान रख लीजिएगा। तो भूकंपी तरंगों में अंतर है ना। अब जब हमने भूकंप की तरंगों को भेजा अंदर, तो हमने यहाँ पर पाया भैया, इसमें यहाँ पर हमने पाया कि एक एक विशेष क्षेत्र में भूकंप की तरंगों में अंतर पाया गया है। यहाँ पर भी मेंटल के बीचों बीच में जाकर के किसी एक विशेष क्षेत्र में अंतर पाया गया। कोर में भी ऐसे बीच में आकर के और थोड़ा अंतर पाया गया। तो वैज्ञानिकों ने इसको समझा कि आखिरकार ये है क्या मामला। तो यह जो, यानी कि अब कोर का ये तो पूरा क्रस्ट था, अब इसको बदल दिया। अब ये हिस्सा क्या हो गया? अब ये तो हिस्सा हो गया ऊपरी क्रस्ट हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? निचली क्रस्ट हो गई। क्या हो गई? ये वाला हिस्सा क्या हो गया? निचली क्रस्ट हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? तो ये वाला हिस्सा हो गया ऊपरी मेंटल हो गया। समझना ध्यान से, ऊपरी मेंटल। ये क्या होगी भैया? तो ये होगी भैया निचली मेंटल। क्या होगी भैया? निचली मेंटल। क्या होगी भैया ये? तो ये होगी भैया आपकी निचली मेंटल। यहां पर ये क्या होगी भैया? तो ये आपकी होगी भैया, इसको हम जो है बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं बाह्य कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य कोर बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? आंतरिक कोर हो गया। हो गए ना 3 उपमंडल। यानी कि पहले तो क्रस्टमेंटल कोर थे, लेकिन अब तो ये अलग अलग 3 हिस्सों में बट गए। अलग अलग 3 हिस्सों में बट गए। कैसे अलग अलग 3 हिस्सों में बट गए? ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, चलो अब सब कुछ क्लियर भी दिख रहा होगा, मुझे लगता है आपको, है ना? क्योंकि कमेंट मैंने डिसेबल कर दिए ना, तो अब आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, मुझे पता है ना। और ना सर साइड ये वो सब ठीक है भाई। चलो, स्थल मंडल, क्रस्ट, मेंटल, कोर। लिख लिया होगा आपने। अब जब ये अंतर आ रहा था, तो इस अंतर को ध्यान रख लीजिएगा। ये जो अंतर वाली लाइनें थी, इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया, यहाँ कोष्टक में लिख दे रहा हूं, इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया असंबद्धता। हिंदी में असंबद्धता, इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में ना। इंग्लिश में कहीं लिखा है मेरे पास डिसकंटिन्यूटी, ऐसे बोल देंगे, इंग्लिश में देख लेना थोड़ा, है ना। तो इसको असंबद्धता कहा। तो फिर अब इस असंबद्धता को कोई नाम भी दिया गया। बोले साहब, ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है, ये जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है, इसके बीच में जो असंबद्धता है, इसको नाम दे दिया कोनराड असंबद्धता। क्या नाम दे दिया? कोनराड असंबद्धता नाम दे दिया, याद रख लेना। तो आपसे पूछा जाए कि कोनराड असंबद्धता कहां पे, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता है? कोनराड असंबद्धता। फिर उसके बाद अब यहां पर भी तो आएंगे पूरा क्रस्ट, पूरी मेंटल।
तो फिर ये वाली भी एक असंबद्धता है, यहां पर भी तो अंतर था, तो इसको नाम दिया गया कि साहब ये क्या है, तो ये हो जाएगी मोह असंबद्धता। क्या हो जाएगी? मोह असंबद्धता। इंग्लिश में बोलेंगे मोह डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मेंटल को भी बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो ये परिवर्तन बांटा होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपरी मेंटल और जो निचली मेंटल को डिवाइड कर रहा है, इसको नाम दिया गया रेपिटी असंबद्धता। पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट कर लिख दूं रेपिटी। उसके बाद मेंटल और कोर को, उसके बाद थोड़ा एक और कलर को ले लेता हूं। उसके बाद मेंटल, ये पूरा मेंटल और कोर का जो मामला है, इसको जो नाम दिया, इसको नाम दिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद कोर के अंतर्गत भी जो पाया गया, इसको नाम दे दिया गया लेहमेन असंबद्धता। लेहमेन असंबद्धता। क्या नाम दे दिया गया? लेहमेन असंबद्धता नाम दे दिया। इसका मतलब कि 5 डिसकंटिन्यूटी है, 5 असंबद्धता आपको पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है कोनराड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता, ये क्या? गुटेनबर्ग असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता, मोहो असंबद्धता और कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता, 5 असंबद्धता है। कौन सी असंबद्धता किस किस के बीच में, फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे इस हिस्से में आकर के भूकंपी तरंगों में बदलाव देखने को मिला, तो इस वाले ऊपर हिस्से को ऊपरी क्रस्ट, इसको निचली क्रस्ट कह दिया। तो फिर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता। उसके बाद फिर पूरी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता। फिर मेंटल में भी इस लाइन पे आकर के परिवर्तन देखने को मिला, तो ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, तो इसके बीच में रेपिटी असंबद्धता। फिर उसके बाद मेंटल और कोर में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसका कोर के अंतर्गत ही परिवर्तन देखने को मिला, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, तो यहाँ पे जो देखने को मिला वो लेहमैन असंबद्धता देखने को मिला। वैज्ञानिक ग्रांट ने 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। आखिरकार ये असंबद्धता है क्या? तो असंबद्धता को लिखेंगे पृथ्वी की विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा है, उसे असंतत या असंबद्धता कहा गया। पृथ्वी की विशेषताओं में, पृथ्वी की विशेषताओं में जहां परिवर्तन हो रहा है, तो पृथ्वी की विशेषताओं में जहां परिवर्तन हो रहा है उसे असंबद्धता कहा गया। कई जगह इस असंबद्धता के लिए असतत शब्द भी लिखा गया है, डिसकंटिन्यूटी। तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो यह मामला यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ना। यहाँ पे सियाल, सीमा और नीफे परत क्या है? ये रासायनिक संरचना के आधार पर वैज्ञानिक सुएज का विभाजन है। यानी कि क्रस्टी क्रस्ट की बात करेंगे, इस ही क्रस्ट में, यहाँ पर इस वाली क्रस्ट में याद रख लीजिएगा, 0 से 30 किलोमीटर वाली क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसको सियाल परत कहा गया। यहाँ पर 30 से इस 2900 किलोमीटर जो मेंटल वाला हिस्सा है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको सीमा परत कहते हैं। यहाँ 2900 से और 6371 किलोमीटर में यहाँ निकेल और फेरम यानी लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको नीफे कहा गया। अच्छा, ये असंबद्धता कितने स्थान पर है? तो मेंटल जो है वो 700 किलोमीटर पर है, और ये कोर कितने पर है? तो ये 5100 किलोमीटर पर है। ये और लिख लीजिएगा, ये 5100, 5100 किलोमीटर पर है। आराम से कॉपी कर लीजिए साहब, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ पे।
ठीक है साहब। सर लैंग्वेज में इसको लिखा दीजिए। भाई वाह, माशाल्लाह, गजब, भाई वाह मैडम जी, कविता जी, कविता जी, कविता जी। इसको क्या लैंग्वेज में लिखा हूं? ऐसे लिखा हूं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में एक ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी की विशेषताओं में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिकों ने इसको असतत या डिसकंटिन्यूटी कहा है। इसका नाम कोलराड असंबद्धता है। ऐसे लिखवाना चाह रही हैं आप? वहीं 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच एक 700 किलोमीटर पर एक स्थान है जहां पृथ्वी की विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा है। वहां पर जो डिस्कंटिन्यूटी है उसको रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। बहुत अच्छा बताइए सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मतलब सोच के देखिए, कोई एक व्यक्ति कह रहा है दिल गार्डन गार्डन हो गया, और एक व्यक्ति ऐसे हैं साहब। महोदय, आपको सरकारी अध्यापक बनना है, संजू कुमारी करें, फिगर से ज्यादा समझ में आता है, ऐसा मत बोलो, वरना कविता जी फिर आप कोई खरी खोटी सुना देंगे अपने मन ही मन में है? महोदय, आपको सरकारी टीचर बनना है तो थोड़ा सा भैया अपनी तरफ से पढ़िए, खुद मेहनत भी करिए। हो गया जी, क्लियर है यहां तक? चलिए साहब आगे चलेंगे साहब। अब थोड़ी थोड़ी इनकी कुछ कुछ विशेषताएं, उनके बारे में जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है? जैसे आप हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट लिखा दूंगा कविता जी, परेशान मत होइए, वही लिखा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट के बारे में क्या करेंगे भैया? ठीक है, कमेंट ऑफ था तो ऐसा लग रहा था कि इसने गला दबा रखा है हाँ, चलिए साहब फिर से आपका गला दबा देते हैं और शांति से आप लोग पढ़िए। क्रस्ट के बारे में लिखिए सबसे पहले। अगर हम यहाँ पे इसके में क्रस्ट के बाद लिखेंगे कि इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख लीजिएगा कि इसका विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के 30 किलोमीटर तक के भाग पर है। 30 किलोमीटर तक के भाग पर है, 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भैया, क्लियर है? कुमार राजू जी जो आप वकालत कर रहे हैं कविता जी की, आ जाइए, वही लिखा रहा हूं, अब पढ़ लीजिएगा थोड़ा ढंग से ना। इसका विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के 30 किलोमीटर के भाग पर है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर बात करेंगे भैया कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता के द्वारा इसे ऊपरी क्रस्ट, या सीधे लिख दे रहा हूं, इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग भी लिखने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, वरना इसी बात पे कोई पूछ लेगा कि सर वो दो भाग कौन से, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। बिहार राज्य की जय हो, बिहार सरकार की जय हो, बिहार वालों की जय हो है। समझ रहे हो, बड़ा प्रभावित हुए बिहार के लोगों से। इसका विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के 30 किलोमीटर तक के भाग पर है। कोनराड असंबद्धता के बारे में से दो भागों में बांटा गया है, किसके द्वारा भैया? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के रूप में। किसके रूप में भैया? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के रूप में इसको बांटा गया, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात, इसमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इस परत का घनत्व 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना भैया? इस परत का घनत्व कितना भैया? 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लिख लीजिएगा। इसे सियाल परत भी कहते हैं, इसे सियाल परत भी
कहते हैं। लिख लीजिएगा महाद्वीपीय, इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय क्रस्ट तथा महासागरीय क्रस्ट, ओशनिक, महाद्वीपीय क्रस्ट तथा महासागरीय क्रस्ट इसी का हिस्सा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्रस्ट। याद रख लीजिएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट की मोटाई से ज्यादा है। आपसे पूछा जाएगा निश्चित तौर पे कि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा या महासागरीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है, तो लिख लीजिएगा महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर है, वही महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर। इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरी बात ध्यान रख लीजिएगा, इस परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व मेजर अमाउंट, जो एलिमेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं, कुछ जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, लगभग 46.60%। दूसरा हो जाएगा सिलिकॉन, लगभग 27.72%। तीसरा हो जाएगा एल्यूमिनियम लगभग कितना हो जाएगा 8.13%। चौथा हो जाएगा लोहा, कितना 5%। पांचवा हो जाएगा कैल्शियम 3.63%। ये कुछ तत्व हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या ऑक्सीजन क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात, सिलिकॉन क्या भी एक उपधातु है, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम लिख लीजिएगा भैया कि क्रस्ट पर, केवल क्रस्ट पर याद रखना, क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। याद रख लीजिएगा, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, माफ करिएगा क्रस्ट पे। अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, लगभग 35% होती है, ध्यान रख लीजिएगा, लोहा लगभग 35% होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ जी, 46 ही है O2, ऑक्सीजन 46.60 ये तत्व के रूप में विद्यमान है।
ठीक है साहब, हो गया। हम्म। ठीक है जी, हो गया होगा अब तो, है ना। क्रस्ट के बारे में तो इतना पढ़ लिया होगा ना, इतना ही सफिशिएंट है क्रस्ट के बारे में। चलिए, अब क्रस्ट के बाद आगे पढ़ेंगे वो मेंटल के बारे में, MENTLE। मेंटल को हिंदी में बोलते हैं प्रावार। प्रावार के बारे में क्या लिखेंगे, बेसिक बेसिक बातें आप जानते हैं कि भाई कितने से कितने किलोमीटर तक विस्तार है ना, वो सब आप जानते हैं। इसे लिख लीजिए, इसे सीमा परत भी कहते हैं, इसे सीमा परत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। दूसरी बात, क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मोह असंबद्धता पाई जाती है। अब मेंटल के भी दो हिस्से होंगे, तो जब मेंटल के भी दो हिस्से होंगे, कौन सी हो जाएगी, रेपिटी असंबद्धता। तो लिख लीजिएगा भैया कि रेपिटी असंबद्धता मेंटल को दो भागों में बांटती है, मेंटल को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। अब इससे पहले कि वो भयंकर सा सवाल आप फिर से एक मिसाइल के तौर पे दाग दे मेरे ऊपर कि सर वो दो भाग कौन से हैं, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो दो भाग कौन से हैं। वो दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, है ना, समझ रहे हैं बच्चों, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, है ना। रेपिटी असंबद्धता दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। अगला पर लिख लीजिएगा, यह पृथ्वी का 68% द्रव्यमान और 84% आयतन घेरे हुए है, घेरे हुए है। समझ गए, कितना द्रव्यमान, 68%, कितना, 84%। ठीक है, इसे वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, तो वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। ठीक है भैया, अब तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोर के बारे में, अंतरतम के बारे में। कोर के बारे में क्या पढ़ेंगे भैया,
इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। कितना है? 13.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इस परत को बेरी स्फीयर कहते हैं। इस परत को बेरी स्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसे नीफे परत भी कहते हैं। नीफे परत भी कहते हैं। कौन कौन सी असंबद्धता है उसको आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी है पूरी की पूरी साहब। इसको हमने आपको यहाँ पर पूरा पढ़ा दिया। अब ये है क्या भैया? तो ये है भैया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बैच कौन सा आपका? बीपीएससी बैच। ठीक है जी, पीडीएफ आपकी बना दी है। पीडीएफ आपको पता है कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है? टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है भैया। हमारा टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? तो SST भाई अनुपम सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर भी देखिए साहब, यहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ भेज दे रहे हैं। अभी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपको यहाँ पर हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, सरकारी टीचर बनना चाह रहे हैं तो सरकारी टीचर बनने के लिए, जैसे क्योंकि मेरी वाइफ खुद भी गवर्नमेंट टीचर है, क्या आप लोगों ने खेला है कभी पहाड़ा दौड़? तो ऐसे करके छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड करती रहती हैं। पढ़ते रहिए, टीचर्स अड्डा पे जुड़े रहिए, अड्डा 24/7 पे ट्रस्ट करिए। यहाँ पर आपको बढ़िया पढ़ाया जाता है, सारी चीजें की जाती हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कुछ कुछ वीडियोस यहाँ पे देखते रहते हैं। कुछ सीटेट के लिए शाम को 4 बजे मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। तो हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, सीटेट, SST, सामाजिक के दिन, मौर्य साम्राज्य वगैरह, है ना, रोके से न रोके हम, सूरज सा समके हम, ये कुछ बच्चों को पढ़ाने की शैली भी है। NCERT संपूर्ण निचोड़, ये सब कुछ मैं 4 बजे ही पढ़ाता हूँ। तो आप 4 बजे भी रोजाना लाइव आकर के सीटेट वाले सेशन को देख सकते हैं। नाम का सीटेट का सेशन है, उसमें कंप्लीट NCERT 6वीं 7वीं 8वीं तक की आपको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद। चलते चलते भी क्लास एंड होने के बाद आपके पास फीडबैक हो आएगा, सो प्लीज सभी लोग क्लास का फीडबैक दीजिएगा।